मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी, कहा यह जाता है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से बिल्कुल भी नहीं करती है। काश पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करती तो जनता का, लोगों का, फरियादियों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि पुलिस काम नहीं करती और फरियादी मारे मारे फिरते रहते हैं। पुलिस के बारे में लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को भी सुनने के बाद आपको बिल्कुल साफ साफ लग जाएगा कि हाँ, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो इस तरह की लोगों को दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। दरअसल 22 अगस्त 2022 का यह वाक्य है। एक हिंदू नेता होते हैं, हिंदू नेता जो कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, जो कि गौ रक्षा भी करते हैं, जो कि जीव जंतुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहते हैं। इसीलिए उनके कई तरह के दुश्मन बन चुके हैं। 12 अगस्त 2022 को जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी होती है और चिट्ठी भेजने वाला होता है सलमान सिद्दीकी। लिखा हुआ था कि तुमने पीआईएल डालकर उसमें मुसलमानों के जो बुचर खाने हैं उसको जो बंद करवा दिए हैं, उससे कितना नुकसान हुआ है तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुमको बम लगा करके उड़ा दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। जैसे ही हिंदू नेता को वो चिट्ठी मिलती है, वो दौड़ता हुआ सीधे थाना पहुंच जाता है और कहता है कि साहब, मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दे दी जाए और मेरी मदद करिए। पुलिस ने इस चिट्ठी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जैसा पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए था, पुलिस ने पूरी ईमानदारी से वो काम बिल्कुल भी नहीं किया। कुछ दिन बीत जाते हैं। 21 अप्रैल 2023 को वो कार लेकर के घर से बाहर निकला हुआ था, और जैसे ही वो हिंदू नेता अपनी कार में जाकर के बैठता है तो उनके गाड़ी के जो पीछे वाले शीशे पर जो वाइपर लगा होता है, उस पर एक चिट्ठी लटकी हुई थी। चिट्ठी क्या एक कागज थी A4 साइज की। उसमें एक मुस्लिम नाम का एक व्यक्ति होता है, गुड्डू नाम के व्यक्ति से एक धमकी दी गई थी कि 22 लाख रुपए की उसने रंगदारी मांगी थी और कहा था कि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, पैसे प्रयागराज पहुंचा देना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर वो उस कागज को लेकर के सीधा दौड़ते हुए थाना पहुंचता है और कहा कि देखो साहब, एफआईआर दर्ज कर लो, मेरे इस मामले में मदद कर दिया जाए। पुलिस फिर एफआईआर जो पहले वाले मामला था उसमें भी दर्ज करती है, दूसरे वाले मामले में भी दर्ज करती है। पहले वाले मामले में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी थी, दूसरे वाले मामले में भी योगी आदित्यनाथ को धमकी थी, ठीक बम से उड़ाने की। लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। लेकिन तीसरी एक और चिट्ठी आती है, बल्कि इस बार चिट्ठी किसी पेपर में नहीं बल्कि ईमेल से आती है, और उसमें कहा जाता है कि राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। बस इतना सा था कि पुलिस अब एक्टिव हो जाती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करने के बाद जो सच सामने आता है, उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल बात शुरू होती है 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर के जो हो रही थी, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी थी और जगह जगह इनविटेशन दिए जा रहे थे, बड़ी बड़ी हस्तियां भी आने वाली थी। दरअसल इसी नवनिर्मित मंदिर में रामलला का विराजमान होंगे। इसके लिए लगभग 4000 संत आएंगे, साथ ही 2200 बड़ी बड़ी हस्तियां भी आनी थी। इसके लिए राजनेताओं को, खिलाड़ियों को, हीरो हीरोइन को, उद्योगपति जैसे बड़े बड़े हस्तियों को इनविटेशन भेजे जा रहे थे। अब राम मंदिर की बात जब आती है और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, तो करोड़ों जो इनके भक्त होते हैं वो जाकर वहां दर्शन करने के लिए लगे हुए थे। वो बताते हैं कि वहां होटलों में जगह भी नहीं है रहने के लिए भी, इतना जगह नहीं है, इतने लोग वहां पहुंच रहे हैं कि वहां पे रहने के लिए किसी भी होटल में जगह खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बात आस्था से जुड़ा हुआ था। तो इसी बीच यानी कि 19 नवंबर 2023 को एक मेल आईडी एम अंसारी खान इस नाम से एक मेल जारी होता है, और मेल जब जारी होता है तो उसमें धमकी दी जाती है साफ साफ कि राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। साथ ही ये वक्त बीतता है, कुछ टाइम के बाद यानी कि 27 दिसंबर 2023 को एक और मेल जारी होता है जुबेर खान के नाम से, और इसमें भी लगभग
सेम टू सेम बातें लिखी हुई थी। और राम मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी, इन तीनों को बम से उड़ाने की धमकी जब दी जाती है तो फिर मामला फिर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचने लगती है। दरअसल देवेंद्र तिवारी जो होते हैं वो वापस लौट के आते हैं, बताते हैं, पुलिस को भी टैग करते हैं, मुख्यमंत्री को भी टैग करते हैं, कई बड़े बड़े अधिकारियों को टैग करके बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरी जान को भी खतरा बना हुआ है, राम मंदिर को भी राम मंदिर की जान को भी खतरा बना हुआ है, मुख्यमंत्री की जान को भी खतरा बना हुआ है, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की भी जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। दरअसल देवेंद्र तिवारी हैं कौन, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। भारतीय किसान मंच के ये अध्यक्ष हैं, भारतीय गौ सेवा परिषद एक इन्होंने एनजीओ बनाया हुआ है, उसके भी अध्यक्ष हैं। लखनऊ के डंप कॉम्प्लेक्सन के वो बांद्रा भी है, कि बांद्रा के जो थाना है, बांद्रा थाना लगता है लखनऊ के अंदर, वहां के रहने वाले हैं। जैसे ही ये चिट्ठी आती है या टैग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी, शायद उत्तर प्रदेश की सरकार को सीधे सीधे चैलेंज करना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के जो आला अफसर थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे कहा कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाए, आखिरकार बात क्या है, माजरा क्या है। इसके बाद डीजीपी लखनऊ ऑफिस से एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को आदेश होता है कि इस मामले की जांच पड़ताल करिए, किसने मेल किया है, कब मेल किया है। पहला मेल 19 नवंबर 2023 को होता है, दूसरा मेल 27 दिसंबर 2023 को होता है। जिसने भी मेल किया है उस मेल का सिर्फ एक स्क्रीनशॉट था, बाकी कहां से आया, कैसे आया, मेल आईडी, अब इसकी पड़ताल करना पुलिस ने जब शुरू किया तो जिसने वह मेल भेजा था शायद उसको लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से काम करे, अगर सच्चाई से काम करे, तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराधी चाहे जमीन की 7 तह नीचे भी क्यों न घुस जाए, पुलिस उसे खोदकर बाहर निकाल सकती है। और यहाँ क्योंकि उच्च अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री के साथ बड़े बड़े अधिकारियों को जब यह आदेश था तो पुलिस को ईमानदारी से काम तो करना ही था। पुलिस ने जैसे ही ईमानदारी से अपना काम करना शुरू किया तो इसमें 2 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है ताहर सिंह, दूसरा नाम होता है ओम प्रकाश। दरअसल ओम प्रकाश और ताहर सिंह एक इंडियन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस का एक स्टूडेंट होता है। उन्होंने ताहर सिंह जो होते हैं वो सोशल मीडिया प्रभारी होते हैं और इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ओम प्रकाश पीए होते हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट रखे होते हैं। वो इन दोनों के बारे में पता निकल जाता है और पता चलता है कि इन्होंने एक दुकान से मोबाइल खरीदा, या लखनऊ का एक नाका एक जगह, वहां एक अमन मोबाइल सेंटर होता है, वहां से अलग अलग 2 मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल खरीदने के बाद 2 ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, दोनों मिलकर IM अंसारी खान और जुबेर खान के नाम से एक ईमेल आईडी अपने नाम बदलते हैं। अपने नाम बदलने के बाद, ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद वो सीधे सीधे धमकी देते हैं, यानी कि राम मंदिर को भी लपेट लेते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लपेट लेते हैं और साथ ही एसटीएफ के जो चीफ होते हैं उनको भी, और जो एक हिंदू नेता होते हैं देवेंद्र तिवारी, इनको भी। अब जैसे ही धमकी वाली बात आती है, पुलिस ने इस दोनों को गिरफ्तारी के लिए तमाम दबिश देना शुरू कर दिया। दबिश देकर आखिरकार कड़ी मुशक्कत के बाद 3 जनवरी 2024 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि ऐसा न हो कि सचमुच ही कोई बमबारी हो कर दे। अब नाम जिस नाम से धमकी दी गई थी वो नाम तो मुस्लिम होते हैं, लेकिन धमकी देने वाले हिंदू युवा होते हैं। यह कौन है, क्या मामला है? जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पता चलता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस की वाईफाई का इस्तेमाल किया गया था। उनके वाईफाई का जो आईपी एड्रेस निकल के आता है उसी से यह मेल भेजा गया था। अब इसके मालिक का पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मालिक कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र तिवारी ही होता है। और वह देवेंद्र तिवारी जिसको पहले 22 अप्रैल और 22 अगस्त 2022 को धमकी मिलती है, फिर 21 अप्रैल 2023 को एक चिट्ठी दी जाती है, और चिट्ठी देने वाला कोई और नहीं मुस्लिम नाम का एक व्यक्ति होता है, गुड्डू। दरअसल ये जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड इसलिए भी था क्योंकि इस वक्त में उमेश हत्याकांड होता है, और उमेश हत्याकांड जब होता है तो इसके बाद फिर वह मामला पूरे देश भर में हाईलाइट हो जाता है। उमेश हत्याकांड के अंतर्गत एक मुस्लिम नाम गुड्डू नाम का एक व्यक्ति होता है, जो सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज थी वो लगातार वायरल हो रही थी, और एक व्यक्ति ने सफेद शर्ट पहनी हुई और पैंट पहने हुए, नीचे हाथ में बैग लटका हुआ और बम निकाल रहा है और दबादब फेंक रहा है, वो लगातार फेंक रहा है। उसने यह चिट्ठी भेजी थी, और जब
चिट्ठी देवेंद्र तिवारी को भेजी जाती है तो देवेंद्र तिवारी थाना जाते हैं और थाने जाने के बाद अपनी सुरक्षा की मांग करता है और कहता है कि साहब देखो मेरी जान को खतरा बना हुआ है, मुस्लिम गुड्डू ने मुझे चिट्ठी भेजी है। दरअसल बीच में कहानी रोकते हुए मैं आप लोगों को थोड़ी सी याददाश्त आपको मैं ताजा कर दूं कि अतीक अहमद वाला मामला में आपने गुड्डू मुस्लिम नाम के एक शख्स के बारे में काफी चर्चाएं सुनी होगी। दरअसल ये जो बार बार गुड्डू मुस्लिम नाम का जो ये नाम आ रहा है, ये उन्हीं गुड्डू मुस्लिम के बारे में बातचीत हो रही है। तो बीच में थोड़ी सी खेद, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। बस आप लोगों की याददाश्त को ताजा करने के लिए ये अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया। खैर अब अपनी कहानी की तरफ हम लौटते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुड्डू मुस्लिम ने ही मुझे ये चिट्ठी भेजी है और पहले भी एक चिट्ठी आ चुकी है, लेकिन पुलिस उस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन अब पुलिस ने गंभीरता से लिया तो इसमें दो लोग लड़कों को पकड़ा जाता है, ताहिर सन और दूसरा ओम प्रकाश, जो कि लखनऊ का ही रहने वाला होता है। और जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है तो एक इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुकात निकल के आता है। अब इंस्टीट्यूट से ताल्लुकात निकल के आता है तो पता चलता है कि इंस्टीट्यूट किसी और का नहीं बल्कि देवेंद्र तिवारी का होता है, जिसको धमकी दी जा रही थी, बल्कि वही धमकी दिलवा रहा था। उससे जब पूछताछ किया जाता है आखिरकार क्या बात है कि तुम धमकी क्यों दिलवा रहे थे, या फिर इन दोनों लोगों से, जो कि एक पीए था और एक सोशल मीडिया का हैंडल किया करता था, उनसे पूछा गया कि जो तुम्हारा मालिक है वो खुद को ही धमकी क्यों दिलवा रहा था, क्या मामला था। तो वो कहता है कि साहब ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार तत्पर रहते थे, जीव जंतुओं की रक्षा करते थे, बूचड़खाने बंद कराने के लिए कोशिश करते रहते थे, लेकिन इन्हें जो मिलना चाहिए था, जितना नेम और फेम मिलना चाहिए था, जितना इन्हें ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहिए था, उतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचना ये नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए लगातार टेंशन में रहते थे। इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, दो चार सिपाही सुरक्षा गार्ड रहेंगे तो भौकाल बना रहेगा और इससे अपना नेतागिरी में भी बहुत अच्छी खासी चलती रहेगी। इसीलिए 12 अगस्त 2022 को चिट्ठी भेजी, लेकिन ठीक करता है इसके बाद उस चिट्ठी को भी गंभीरता किया जाए और पुलिस हमारे होंगे जो मोबाइल खरीदे थे, दोनों मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ एक ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद, धमकी देने के बाद, वो धमकी देकर उन दोनों मोबाइल को जलाकर राख कर दिया गया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कोई सबूत ही नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने सबूत अपने लेवल पर खत्म किया था। और इंटरनेट की दुनिया में ये सारी चीजें सालों साल बनी रहती है। और पुलिस ने जब इनका आईपी एड्रेस के माध्यम से पता किया तो वाईफाई निकल के आया, इंस्टीट्यूट का एड्रेस निकल के आया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद यह पता चलता है कि यह हाईलाइट होने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए सुरक्षा बड़ा अफसोस हो रहा था कि एक हिंदू नेता ने मुस्लिम बनकर किस तरह से धमकी दे रहा था। इससे शायद बड़ा बवाल भी हो सकता था, इससे शायद और भी कुछ लोग आमने सामने भी आ सकते थे, दंगा भी हो सकता था। उसके अलावा लेकिन पुलिस ने बड़ी ईमानदारी से काम कराकर आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया। अब वो जेल में रहेंगे, सुरक्षा भी उन्हें पूरी अच्छी तरह से मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि जेल में कोई हमला नहीं कर सकते, इसीलिए सुरक्षा तो उन्हें मिल गई है। वो सुरक्षा चाहते भी थे, साथ ही हाईलाइट भी होना चाहते। तो आज ये न्यूज ज्यादातर मोबाइल पर आप देख सकते हैं, ज्यादातर अखबारों में ये खबर छपी भी हुई आप देख सकते हैं, ज्यादातर टीवी चैनलों पर भी ये खबर आप चल रही है। एक हिंदू नेता ने मुस्लिम नेता बनकर किस तरह से, मुस्लिम नेता क्या एक तरह से कह सकते हैं कि हमलावर बनकर किस तरह से धमकी देती थी, यानी कि उसे शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर अपना पूरी जिंदगी को तहस नहस कर लिया। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की, उसमें धारा 506, 507, 153, 420, 468, 471, 201, 120B, 66D आईटी एक्ट की धारा में, और इसमें गिरफ्तार भी हो चुकी है। इतनी सारी धाराएं हैं कि शायद बहुत लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेंगे। पूरी कैरियर उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि डूब चुका है, खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि शॉर्टकट की जो लाइफ होती है वो वाकई बहुत खराब होती है। जिस तरह से देवेंद्र तिवारी ने साबित कर दिया कि वह भले ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसने जो आगे हाईलाइट होने के लिए, आगे कुछ पाने के लिए जो उसने तरीका अपनाया, वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक था, बहुत खराब था। इससे बहुत बड़ा बहुत कुछ कांड हो भी सकता था, लेकिन पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाकर इसमें गिरफ्तारी कर लिया
और यह इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ भी नहीं होता सिवाय इन सब चीजों की, जैसे कि कुछ लोग अपने रोजगार की तलाश में रहते हैं और तमाम इस तरह के झंडे उठाकर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। आते जाते हैं, जो कि कर्नाटक में रहने वाले इनका एक पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, सेम इसी तरह की कहानी थी जो कर्नाटक के रिलेटेड थी। आई होप की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की कहानी में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।